संडे का दिन था और आज डिटेक्टिव जे कहीं घूमने का प्लान बना रहा था। बहुत दिन हो गए थे कहीं घूमे हुए, आज बहुत अच्छा दिन है, चलो आज कहीं घूमने ही चला जाए। डिटेक्टिव जे अपनी कार निकालकर जैसे ही घूमने निकलता है वैसे ही किसी का फोन आ जाता है जो उसे बताता है कि मिस्टर चमन का खून हो गया है। डिटेक्टिव जे अपना घूमने का प्लान कैंसिल करता है और क्राइम सीन पर पहुंचता है। लाश के पास 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं पर चाकू पर किसी के निशान नहीं थे। रूम में जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो चमन की बहन और 2 भाइयों के निशान हैं। पर डिटेक्टिव जे समझ जाता है कि इन तीनों में से किसी ने खून नहीं किया क्योंकि नाइफ पर कोई निशान नहीं था, मतलब खूनी ग्लव्स पहनकर आया था। वो बाकी जगह अपने फिंगरप्रिंट्स क्यों छोड़ेगा। डिटेक्टिव जे ने पूरे घर की अच्छे से जांच पड़ताल की तो उसे रसोई में कूड़ेदान में ग्लव्स पड़े मिल जाते हैं। इससे डिटेक्टिव जे समझ जाता है कि खून किसी घर के आदमी ने किया है क्योंकि अगर बाहर का कोई आदमी होता तो वो घर के अंदर ग्लव्स नहीं फेंकता। इसके बाद डिटेक्टिव जे सभी से पूछताछ करता है। तीनों भाई बहन कहते हैं, सर हम तो सुबह से रूम में ही थे, हम बाहर भी नहीं निकले सर, हमें नहीं पता। नौकरानी कहती है, मैं तो ऊपर वाले रूम की सफाई कर रही थी साहेब, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तो अपने काम से ही मतलब रखती हूँ साहेब यहाँ पे। सर मेरी तो सुबह से तबीयत खराब है इसलिए मैं ऊपर वाले वर्कर रूम में आराम कर रहा था, मुझे नहीं पता कि किसने खून किया सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर मैं तो सुबह से पौधों में पानी दे रहा था, देखिए ना कितने सारे पेड़ पौधे हैं यहाँ पर, बहुत टाइम लग जाता है पानी देने में, मुझे तो इतना भी समय नहीं मिला कि मैं घर के अंदर आ सकूं सर। डिटेक्टिव जे को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, पर वो चीजों को ध्यान से देखता है और एक पुख्ता सबूत की तलाश करता है। तभी उसे एक चीज कॉमन मिलती है, वो देखता है कि कमरे में किसी के पैरों के निशान हैं जो रसोई में भी थे और इसके बाद उसके सामने सब साफ साफ हो जाता है। खून इसका मतलब माली ने किया है क्योंकि गार्डन में गीली मिट्टी पड़ी हुई है और जब कोई घर से बाहर गया नहीं तो किसी के पैरों की निशान की बात ही नहीं हो सकती। इसका मतलब वो माली अंदर आया था और ये उसी के पैरों के निशान हैं और वो मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अभी बताता हूँ उस माली को। डिटेक्टिव जी ने मालिक को पकड़ लिया और उसको 2 तमाचे जड़े। इसके बाद माली ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हाँ मैंने ही मारा था उसे क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी और वो मुझे पैसे नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने उसका खून कर दिया और उसके पैसे लेके मैं चला गया। इस तरह डिटेक्टिव जे ने ये केस सॉल्व कर दिया। नागपुर नाम के जंगल में 3 चोर थे, जाबाज, कालू और टिल्लू। ये बहुत शातिर चोर थे और जंगल के सेठ लोगों के यहाँ से बोरिया भरकर पैसे चुराते थे, लेकिन उनसे भी इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर पीलू उन्हें पकड़ लेती है और उनकी पिटाई कर देती है। जेल से छूटने के बाद वो तीनों एक जगह मिलते हैं। जाबाज कहता है, दोस्तों ये इंस्पेक्टर पीलू बहुत ही खतरनाक है, वो बहुत एडवांस तरीके से काम करती है और हम जैसे चोर की अच्छे से कुटाई भी कर देती है। तो कालू कहता है, अब हमें भी थोड़ा टेक्निकली एडवांस होना पड़ेगा। तो टिल्लू बोलता है, मेरा एक दोस्त है जो उड़ने वाला कैमरा चलाता है, हम पीलू के सामने ही चोरी कर लेंगे और उसके हाथ भी नहीं लगेंगे। तो जाबाज कहता है, बहुत अच्छा टिल्लू, अपने दोस्त को बुलाओ। फिर टिल्लू का दोस्त आकर उन्हें उड़ने वाला कैमरा ऑपरेट करना सिखा देता है। फिर तीनों घर में डाका डालते हैं और ड्रोन में बांधकर उसे दूसरे तरफ भेज देते थे। पुलिस के सिर के ऊपर से ड्रोन से चोरी हो जाती थी और पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। पीलू सोच में पड़ जाती है कि वो तीनों चोरों को सड़क में ही देख रही है, लेकिन चोरियां लगातार हो रहे हैं। मुझे तो अभी अभी इन तीनों पर ही चोरी का शक है, जरूर ये चोरियां कर रहे हैं, लेकिन कैसे? मुझे इन पर जमीन के साथ साथ आसमान में भी नजर रखनी होगी। फिर एक बार जब कड़क सेठ के घर चोरी होती है और पीलू उसके घर की तरफ जाती रहती है तो वो आसमान की तरफ भी देखती है और उसे एक उड़ने वाला कैमरा दिखाई
दिखाई देता है। अब मैं इन शातिर चोरों को सबक सिखाऊंगी। अपने कांस्टेबल के साथ पीलू एक प्लान बनाती है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना, अब उन तीनों की खैर नहीं। एक अमीर सेठ का घर खाली था। वो सभी शादी में बाहर गए थे। तीनों चोर उसके घर में चोरी किए और ड्रोन से पैसे उड़ाने लगे। देखो पीलू मैडम कितनी बेवकूफ है। तो कालू कहता है, कंगाल कर देंगे और पुलिस देखती रहेगी। तो टिल्लू बोलता है, बहुत होशियार बन रही थी पीलू, हमारी कमर तोड़ दी पिटाई कर करके। ड्रोन हवा में उड़ रहा था। तभी वहाँ पर पीलू और उसके दो और कांस्टेबल पतंग में उड़कर उस ड्रोन को गिरा देते हैं। ये देखकर जाबाज टिल्लू और कालू चौंक जाते हैं। अब मैं तुम तीनों पर मुसीबत बनकर गिरूंगी, ऐसे पीलू कहती है। फिर पीलू उस लूट के पैकेट को उन तीनों पर फेंक देती है और वो जैसे ही उसे कैच करते हैं, पीलू और उसके कांस्टेबल उन्हें पकड़ लेते हैं। लो पकड़े गए ना, आखिर नकल में भी अकल चाहिए जो मेरे पास तुमसे ज्यादा है। इस तरह से पीलू उन चोरों से जंगल को निजात दिलाती है। एक छोटे से गांव में पीलू चिड़िया रहती थी। उसका बेटा टिल्लू और बहू बबली भी उसी के साथ रहते थे। लेकिन टिल्लू और बबली को पीलू का साथ रहना पसंद नहीं आता था। पीलू की एक बेटी भी थी। उसकी एक अमीर घर में शादी हो चुकी थी। शादी के बाद वो अपनी माँ से अच्छा व्यवहार नहीं रखती थी। माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। मेरी आमदनी बहुत कम है, मैं तुम्हारा खर्चा सहन नहीं कर पा रहा हूँ और गांव में वृद्धाश्रम भी नहीं है जहाँ मैं आपको छोड़ कर आ सकूं। मेरी पूरी पगार घर चलाने में ही चली जाती है। मुझे बच्चे होंगे तो उन्हें स्कूल कैसे भेजूंगा, ये भी मैं सोचता रहता हूँ। कुछ दिन पिंकी दीदी के यहाँ चली जाओ। बेटा, अपनी बेटी के ससुराल में मैं कैसे चली जाऊँ? चल, तुझे तकलीफ ना हो तो मैं ये कोशिश करके देखती हूँ। फिर पीलू अपनी बेटी के ससुराल चली जाती है। बेटी पिंकी, क्या मैं तुम्हारे यहाँ कुछ महीने रुक सकती हूँ? वो क्या है ना, टिल्लू की आमदनी कम है तो वो मुझे तेरे यहाँ रुकने के लिए भेजा है। अरे माँ, मैं तो अपने पति के साथ आज ही स्विट्जरलैंड जाने वाली हूँ। मैं तुम्हें यहाँ कैसे रख सकती हूँ? पीलू ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो रोने लगती है। हे भगवान, इस बुढ़ापे में मेरे बच्चे कैसे हैं जो मुझे सहारा नहीं दे सकते। फिर थोड़ी देर में कुछ सोचकर वो एक सुनार के पास चली जाती है। सुनार भैया, आप ये अंगूठी गिरवी रख लो और मुझे इसके कुछ पैसे दे दो। इस अंगूठी के आपको मैं 5,000 ही दे सकता हूँ पीलू बहन। पीलू उन 5,000 को लेकर एक छोटी सी किराए की झोपड़ी में चली जाती है। इन पैसों से तो एक ही महीने का गुजारा होगा, उसके बाद मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। मुझे कुछ काम शुरू कर देना चाहिए, लेकिन इतने पैसे से मैं सिर्फ रोटी बनाने का काम ही शुरू कर सकती हूँ। फिर अगले ही दिन से पीलू रोटी और आलू की सब्जी बनाकर एक चौक में बेचने लगती है। रोटी सब्जी ले लो, रोटी सब्जी, गर्मा गर्म रोटी सब्जी, ताजी ताजी रोटी सब्जी ले लो। तो वहाँ सुंदरी आती है और पूछती है, बहन, एक प्लेट रोटी सब्जी कितने की होगी? सिर्फ 20 रुपए की 3 रोटी और सब्जी है। एक प्लेट मुझे देना। तो सुंदरी रोटी सब्जी खाती है। वाह बहन, तुमने तो कमाल की रोटी सब्जी बनाई है। ये लो पैसे, मैं और भी लोगों को तुम्हारे पास भेजूंगी। गरीबों को इतना स्वादिष्ट और अच्छा खाना नसीब नहीं होता, वो सब बहुत खुश होंगे। घर लौटते समय पीलू को 2 भिखारी चिड़िया मिलते हैं। पीलू उन दोनों चिड़ियों को रोटी दे देती है। इस तरह से जल्दी ही पीलू की दुकान चल निकली और उसके पास इतने ग्राहक आए कि वो अकेले काम नहीं कर सकती थी। पीलू रोज रोटियां बनाती और 2 रोटियां वो उन भिखारी चिड़ियों को दे देती थी। मेरी रोटी सब्जी लोगों को बहुत पसंद आ रही है, लेकिन अब मुझे और लोग चाहिए होंगे। क्यों ना मैं उन भिखारी चिड़ियों को काम पर रख लूं? सुनो, तुम दोनों यहाँ पर भीख मांगती हो, मैं तुम्हें काम दे सकती हूँ। अपनी दुकान में अगर तुम करना चाहो तो।
बहन, मेरा नाम लवली है। मैं एक अमीर घर से थी, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं यहाँ हूँ। मैं भी अच्छे घर से थी बहन, मेरी भी यही कहानी है। हम तुम्हारे साथ काम करेंगे और मेहनत से पैसे कमाएंगे। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है और फिर तीनों चिड़िया मिलकर टिफिन का काम शुरू कर देते हैं और बहुत जल्द ही पूरे जंगल में सिर्फ पीलू का टिफिन चलता है। पीलू अपनी आमदनी का 3 हिस्सा कर देती है और तीनों बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन पीलू का बेटा उसकी दुकान में आता है। माँ, तुम तो बहुत मेहनती हो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। अब मुझे पछतावा होता है कि मैंने तुम्हें किस हाल में छोड़ दिया था। बेटा, अब मैं दूसरे बूढ़े लोगों को मदद करूंगी, तू चिंता मत कर। तुम लोग मेरे बच्चे थे और रहोगे। फिर उस दिन से टिल्लू भी अपनी माँ का उसके काम में हाथ बटाने लगा और पूरी ईमानदारी से बुजुर्गों के लिए काम करने लगा। फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगे।